Hey, Namaskar everyone. So, how are you? I hope you're doing perfectly fine. Just be safe, be joyful, and keep smiling. Fine. Okay. So, what we are doing is we are studying. I'll just write this also. We are studying class 12 standard physics. जहाँ पे हम लोग यूनिट 1 में है इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जहाँ पे हम लोग ने प्रीवियसली लेक्चर 1 पढ़ा था, जहाँ पर हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज एडिटिव नेचर, मतलब कि द टोटल सिस्टम ऑफ चार्जेस कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली विद साइन। सिंस चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, हम लोग चार्जेस को ऐड कर सकते हैं एल्जेब्रिकली विद साइन। कंजर्व for an isolated system the total charge is always conserved, मतलब कि जो चार्ज पहले था कुछ समय बाद भी नेट चार्ज, टोटल चार्ज वही रहेगा। टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम नहीं बदलता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। एंड क्वांटाइज्ड चार्जेस आर क्वांटाइज्ड मींस द चार्जेस विल ऑलवेज अकर इन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज और द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब the total charge of a system is always equals to an integral multiple of electronic charge, जहाँ पर E का वैल्यू है 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और जो N क्या है, N belongs to integer, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, it can take 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on, ठीक है। and invariant charges are invariant means the magnitude of charge does not change with its motion। अगर एक चार्ज मूव करना शुरू कर दे तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। समझ में आया? गुड। एंड देन फाइनली वी एंडेड अप विद मेथड ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। फ्रिक्शन रब करके, कंडक्शन टच कराकर, और इंडक्शन विदाउट टचिंग। दीज थ्री थिंग्स वी हैड डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर 1। पर आज क्या करेंगे हम लोग? आज हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे कुछ और, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं। सो टुडे विल स्टार्ट विद लेक्चर 2। ओके, ये हम लोग का लेक्चर 2 रहेगा, ठीक है। देखो भैया, विल डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। व्हाट वी वांट टू स्टडी इज वी वांट टू स्टडी कूलम्स लॉ, COULOMBS, कूलम्स लॉ, ठीक है। ओके, देखो कूलम्स लॉ कैन बी स्टडीड इन स्केलर फॉर्म आल्सो, वेक्टर फॉर्म आल्सो। हम लोग उसको साथ में पढ़ लेंगे, ध्यान से समझना, हो जाएगा। ओके, सबसे पहला बात, कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट, इट सिंपली स्टेट्स दैट कि द magnitude of the electrostatic force, the magnitude of the electrostatic force between two point charges is directly proportional to the product of the magnitude of their charge, magnitude of their charge, and is inversely proportional to the square of the separation between them, ठीक है। and finally it acts, and the force acts along the line joining their centers।
देखो भैया, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा लिखवाएंगे हम, ठीक है, पर क्या फ़ायदा क्या होगा कि जब आप इसको लिखना शुरू करोगे, जब तक अगर अभी हम बस आपको ऐसे बताते हैं कि सुनो देखो ये एक पॉइंट चार्ज है Q1, ये एक दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है तो कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F, जिसको हम सिंपली F लिख रहे हैं अभी के लिए, is directly proportional to the product of their charges and is F is also inversely proportional to the square of the separation between them. तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दोगे which implies F is proportional to Q1 into Q2 by R square, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो आपके पास एक इक्वल्स टू साइन आएगा और जहां पे कांस्टेंट होगा Q1 Q2 by R square. ये है कूलम्ब्स लॉ। ये जो स्टेटमेंट्स हम लोग यहाँ लिखे हैं वो सेम चीज यहाँ पे हमने इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया। देखो ये ऑलमोस्ट सेम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा। यहाँ पे मासेस m1 m2 दोनों का सेपरेशन ना ये हो गया, ठीक है। मतलब ये हम लोग मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, हम लोग मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, पहली बात ये समझ लो, हम लोग मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं। डायरेक्शन हम लोग अलग तरीके से निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है। बट जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। और यहाँ जो k है here k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है whose values depends on two factors, depends on दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट और दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम। प्लीज समझ लीजिए भैया ये बात को। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आ रहा है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट अडॉप्ट कर रहे हैं, एसआई यूनिट या फिर सीजीएस यूनिट, और दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम। ये दोनों चार्ज को जो रखा गया है वो कौन से मीडियम में है, एयर में है, वाटर में है, हनी में है, या फिर और क्या वाटर में है, कुछ भी मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है तो ओके। अब हम इसको मिटाना चाहते हैं, मतलब ये सिंपल सा ये चीज है। देखो भैया, पहले हम आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखा रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए फिर डायरेक्शन निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं रहेगा हम लोग के लिए, ठीक है। ओके, अब नोट कीजिएगा, फॉर एसआई यूनिट जो k का वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहां पर इसको पढ़ते हैं इज द फॉर एसआई यूनिट फॉर एनी गिवन मीडियम, कोई भी मीडियम के लिए, मुझे पता नहीं है, फॉर एनी गिवन मीडियम k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है पर एप्सिलॉन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन, ठीक है। जहां पर एप्सिलॉन को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। प्लीज ये एक नया टर्म है जो आप सीख रहे हो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसका मतलब हम इसको हटा दें,
ये मिटा दें, ठीक है, तो ऑलरेडी हो चुका है आपका। इसका मतलब ये हुआ मैम या फिर सर कि therefore force in any given medium, m for medium, force in any given medium is equals to 1 by 4 pi epsilon into q1 into q2 by r square in SI unit, in SI unit, ठीक है। तो यहां से आपको तो एग्जैक्टली क्लियर हो रहा होगा एटलीस्ट, दैट इज force is inversely proportional to absolute permittivity of the medium। इसका मतलब that is if epsilon decreases which implies force will increase, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एप्सिलॉन का वैल्यू कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा, इसको ध्यान रखना है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। एंड इट टर्न्स आउट दैट इट इज फाउंड दैट फॉर वैक्यूम या फिर एयर बोल दीजिए या फिर फ्री स्पेस बोल दीजिए, जो एप्सिलॉन है टर्न्स आउट टू बी, इसको लिखते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट एंड दिस टर्न्स आउट टू बी मिनिमम। एप्सिलॉन का वैल्यू मिनिमम होता है विच इंप्लाइज force in vacuum is maximum। ये चीज क्लियर है कि नहीं है? ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है, हम बस इसको आपको समझा रहे हैं एक बार क्लियर। मींस द पॉइंट इज k का वैल्यू ये होता है, यहाँ पे एप्सिलॉन को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम फॉर एनी गिवन मीडियम। ये एक्सप्रेशन आएगा, इसका मतलब f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। इसका मतलब कि अगर एप्सिलॉन ज्यादा होगा फोर्स कम होगा, एप्सिलॉन कम होगा फोर्स ज्यादा होगा। एंड इट इज फाउंड दैट द एप्सिलॉन फॉर वैक्यूम इज मिनिमम, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। जहां पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.854 into 10 to the power -12। इसका यूनिट क्या होगा, हम बस अभी यूनिट लिख दे रहे हैं। इसका यूनिट हो जाएगा, ये उधर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? और इसको पढ़ा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। आई होप इतना क्लियर हो आपको, इतना कुछ तो समझ में आया बेसिकली। देखो सबसे बात कूलम से शुरू किया था ना, फिर से बोलते रहा, दोनों के बीच का दो चार्जेस है Q1 Q2, सेपरेशन R है, तो दोनों का जो फोर्स होगा वो होगा प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, और ये K का वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम पहला फैक्टर ले लें कि फॉर SI यूनिट K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन को बोलते हैं, सिंपली एप्सिलॉन को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ये हो गया इसका बात, मतलब कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। और देखा गया है कि एप्सिलॉन का वैल्यू वैक्यूम के लिए मिनिमम है, जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, उसका वैल्यू है ये। इसका मतलब फोर्स इन एयर और स्पेस इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिकल फोर्स इन स्पेस और एयर इज मैक्सिमम। अगर आप कोई और मीडियम में जाओगे तो फोर्स का वैल्यू डिक्रीज होना ही होगा, इट्स मैंडेटरी। कोई और मीडियम में फोर्स डिक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। चलो इतना क्लियर है, मोर क्लियर। तो फाइनली हम लिख सकते हैं, तो फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि
देख लो भैया, इन SI unit for a given medium, force in that medium is equals to 1 by 4 pi epsilon into Q1 into Q2 by R square, ठीक है। And similarly in SI unit for vacuum, F हो जाएगा F नॉट इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 by R square, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, देयरफॉर फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन दैट मीडियम इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon Q1 into Q2 by R square divided by 1 by 4 pi epsilon simply into Q1 into Q2 by R square। ये कैंसल, 1 by 4 pi 1 by 4 pi कैंसल, ये हो जाएगा epsilon by epsilon naught, that is F naught by F is equals to epsilon by epsilon naught, ठीक है। and this ratio F naught by F is equals to इतना, इसको बोलते हैं is equals to epsilon R, where ये तो क्लियर है ना, ये 1 by epsilon naught है, ये ऊपर चला जाएगा तो epsilon by F naught हो जाएगा, मतलब कि the ratio of F naught by F is same as ratio of, इसको बोलते हैं ER, जहां पर ER को बोलते हैं relative permittivity of the medium, ठीक है। और रिलेटिव परमिटिविटी का दो डेफिनेशन है, एक होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये पहला डेफिनेशन है। और दूसरा डेफिनेशन है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन दैट मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन दैट मीडियम। इतना क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ ये समझो कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 सेपरेट बाय डिस्टेंस R इन वैक्यूम, इन दोनों के बीच में अगर फोर्स F0 है तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, अगर मेरे पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2 जिसके बीच का सेपरेशन R है इन वैक्यूम और उसके बीच का फोर्स F0 है, इन दैट केस अगर ये दोनों सेम चार्जेस को, अगर हम ये दोनों सेम चार्जेस को Q1 एंड Q2 को सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस अपार्ट, दोनों को उतना ही दूरी पर रखा हुआ है, पर इसको अगर हम एक मीडियम में रखते हैं, चलो वाटर मान लेते हैं, तो क्या होगा, इस केस में फोर्स जो होगा वो हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स F0, मतलब कि फोर्स कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? इसका रिलेटिव परमिटिविटी के टाइम्स। देखो ना, फोर्स इन दैट मीडियम क्या हो जाएगा, इफ ER is equals to F0 by F, if ER is equals to F0 by F, तो F क्या हो जाएगा यहां से, अरे भैया, if ER is equals to F0 by F, which implies F is equals to 1 by epsilon R into F0, हाँ या ना? मतलब कि अगर एक मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R है, समझ लो बात को, अगर एक मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन R है तो फोर्स इन दैट मीडियम विल बी 1 बाय एप्सिलॉन R टाइम्स द फोर्स इन वैक्यूम, क्योंकि कोई और मीडियम में जाने से फोर्स कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? उसका रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स कम हो जाएगा।
और इसी को कभी कभी बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। बहुत ज्यादा कहानी बता दिया हम, देखो समझ में आया कि नहीं आया कुछ, 20 मिनट हो भी गया, देखिए कुछ समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि मान लो एक मीडियम है, एक मीडियम है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मान लो 50 50 50 50। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास दो चार्जेस है सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम, और फिर यही सिस्टम को अगर हम उस मीडियम में डाल दें तो जो उस मीडियम में जो फोर्स होगा 1/50 टाइम्स द फोर्स इन वैक्यूम होगा। कुछ समझ में आ रहा है? देखो भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, हम बस एक क्वेश्चन देते रहे आपको, अच्छा सा क्वेश्चन बनाते रहे, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकते हैं आपको। देखो भैया कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, क्योंकि बहुत सारा टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं आज। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इजी क्वेश्चन है। इफ द रिलेटिव permittivity of a medium is of medium क्या मुझे नाम लिखता था, ये कॉमन कुछ याद नहीं आ रहा क्या था, चलो एग्जांपल लेते हैं, याद आ जाएगा। of water is 81, what does this mean, what does this mean? चलो एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऐसा, आपको बोल दिया है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है, सॉल्यूशन, दिस मीन्स दैट फोर्स इन वाटर will turn out to be 1/81 times the force in vacuum, मतलब कि the force between two charges placed, ठीक है समझ में? मतलब कि the force, अब सुन लो, the that is the force between two charges placed certain distance apart in water is equal to 1/81 times the force between the same two charges placed same distance apart in vacuum। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हम, क्लियर है? चलो बढ़िया, सो फाइनली वी आर डन विद दिस। क्योंकि कोई भी और मीडियम में फोर्स कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा? 1/एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, सेम क्वेश्चन बन सकता था रिलेटिव परमिटिविटी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बनने, कोई फर्क नहीं, दोनों का आंसर सेम है। चलो भैया ये हो गया, बहुत ज्यादा बकवास कर लिया हम लोग। अब फाइनली हम फिर से कुछ फैक्ट्स पे आ जाएं। Therefore, for SI unit in vacuum, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है? F is 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R square, where epsilon naught का वैल्यू है 8.854 into 10 to the power -12। देख लो भैया, अगर आप एप्सिलॉन नॉट को यहां पर लाओगे, एफ को नीचे लाओगे, तो यूनिट क्या बन जाएगा? ऊपर कूलम स्क्वायर, फिर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जहां पर इसको भी रट लो भैया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू होगा 9 into 10 to the power 9
इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये दोनों चीज आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट। चलिए इतना तो क्लियर है हम लोग पास। ओके, अब हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज फॉर कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इतना हो गया हम लोग का। देखो इतना से याद होना, रटा होना चाहिए। मतलब कि अगर दो चार्जेस है, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास दो चार्जेस है, इसका मैग्नीट्यूड है Q1 और Q2, मैग्नीट्यूड है Q1 एंड Q2, सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस अपार्ट, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by r square, प्रोवाइडेड देयर इन वैक्यूम। ठीक है, डन डन। चलो बेटा इसको हम या तो मुझे बात नहीं करना। हाँ ठीक है, और कुछ लिख देते, नोट करते लो प्लीज नोट। लाइक जैसे कि एक कूलम्बिक फोर्स जो है COULOMBIC, कूलम्बिक फोर्स का कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको नोट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी, इट्स वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। इट्स वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। दूसरा, ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब अगर आप सेपरेशन को 2 गुना इंक्रीज करोगे तो फोर्स स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब 4 गुना कम हो जाएगा। अगर आप सेपरेशन को 3 गुना बढ़ा दोगे तो फोर्स 3 स्क्वायर 9 टाइम्स कम हो जाएगा। वही अगर आप सेपरेशन को पहले से हाफ कर दोगे तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। बस बेसिक चीज है। सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब क्या है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू सेंटर्स। यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है, तो जो फोर्स एक्ट करेगा इट हैज टू एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। फोर्स इधर 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 होगा या फिर इधर इधर होगा, इट हैज टू एक्ट अलोंग द, दैट इज इट एक्ट्स along the line joining their centers। और फाइनली एक और बोल सकते हैं, इट्स वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्ज, इट्स वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्ज, फॉर स्टेशनरी चार्ज। मतलब कि जो कूलम्बिक फोर्स एक्ट करता है उसका एक्सप्रेशन वैलिड है तब जब चार्जेस रेस्ट पे होगा, वरना वैलिड नहीं है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलो आई होप इतना क्लियर है आपको। ठीक है, अब देखिए हम लोग अभी तक मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए हैं कि दो चार्जेस के बीच का अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, ओके। पर जब डायरेक्शन निकालने का बात आता है, जब डायरेक्शन निकालने का बात आता है तो हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं। पर हम क्या कर रहे हैं कि उसको हम एक सिंपलर फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म बाद में कभी समझा देंगे, पर अभी के लिए बस एक ट्राई करो कि सिंपलर फॉर्म में समझ जाए हम। इसको समझने के लिए आपको बस 2 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। पहला है ये पॉइंट जो बहुत नेसेसरी है मेरे लिए, पहला है ये पॉइंट जो बहुत नेसेसरी है, और दूसरा है कि आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। पहला पॉइंट आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, और दूसरा पॉइंट कि जो फोर्स होगा इट हैज टू एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। चलिए इसी 2 बात को ध्यान में रखते हुए, इसका वैल्यू जानना चाहिए आपको, इसी दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ा ट्राई करते हैं
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्कस करने का। ये रहेगा हम लोग का डायरेक्शन ऑफ कूलम्बिक फोर्स। प्लीज ध्यान दीजिएगा। पहला केस लेते हैं ए। मान लीजिए ये एक चार्ज है, इसको हम पॉजिटिव ले लिया है, चलो बड़ा बात है, समझ में आ गया। ये एक चार्ज है जो है प्लस क्यू, ये चार्ज Q1 है, और ये एक चार्ज है Q2, इसको भी हम प्लस क्यू नाम दिया है, ठीक है। और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने पर जो सेपरेशन आ रहा है वो आ रहा है R, ठीक है। अब होगा क्या कि सिंस दोनों लाइक चार्जेस है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो व्हाट विल बी द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस तरफ होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये क्या है? ये है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। मतलब कि अगर ये चार्ज Q1 रेस्ट पे है तो चार्ज Q2 कहां जाएगा? सिंस ये दोनों सेम चार्ज है, ये इससे दूर जाएगा, दूर जाएगा तो ये अवे फ्रॉम द लाइन होगा। सिमिलरली फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 क्या होगा? इसी लाइन के अलॉन्ग इस तरफ होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एंड ऑब्वियसली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड विल बी सेम एज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैं कहने का बात ये था कि जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 होगा वो इस तरफ नहीं हो सकता है, इस तरफ नहीं हो सकता है। इट हैज टू एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स, इधर टुवर्ड्स और अवे। समझ में आया कुछ? ठीक है, चलिए ये हो गया। आई होप समझ में, कुछ समझ में आया आपको? ठीक है, जब दोनों सेम चार्जेस है, ठीक है। चलो यहाँ पे एग्जांपल एक और ले रहा हूँ, नंबर बी एग्जांपल। चलिए ये मेरा एक चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये है मेरा प्लस Q, और इसको मान लेते हैं हम माइनस Q, ठीक है। ये दोनों सेंटर्स है, मान लीजिए दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया हम। इस केस में देखिए पहला पॉइंट जो फोर्स होगा वो इधर इधर होगा या फिर इधर होगा, इधर इधर होगा या फिर इधर होगा, मुझे पता नहीं है। उसके लिए आप साइन देख लो, उसके लिए बस साइन देख लो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, दोनों में अट्रैक्शन होगा। मतलब कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस तरफ होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस तरफ होगा, एंड सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ऑन 1 ड्यू टू 2 किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। समझ में आया? यहां पर भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है। क्लियर है? जब भी फोर्स का डायरेक्शन निकालने का बात हो, आप क्या सोचोगे? दो पॉइंट को जो फोर्स होगा वो डायरेक्शन इधर, पहली बात तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स होगा, इधर अवे होगा या फिर टुवर्ड्स होगा। कैसे पता चलेगा? अगर सेम चार्जेस है तो रिपेल करेगा, दूर जाएगा, अगर ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा पास आएगा। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है? ओके, क्लियर है ना? ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग क्या देखे हैं कि अगर दो पॉइंट चार्जेस है तो उन दोनों के बीच में फोर्स निकालना इजी है। कैसे? कूलम्ब फोर्स 1/4πε0 Q1 × Q2/r², सिंपल। बट नेक्स्ट टॉपिक ध्यान दीजिएगा, हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स when there are multiple charges, force
ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है जहां पर ये एक चार्ज है Q0, यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, यहाँ पर एक चार्ज है Q3, यहाँ पर एक चार्ज है Q4, ब्ला 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 ब्ला, बहुत चार्जेस है। तो मुझे निकालना है कि भैया इस Q0 पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। इस Q0 अगर बस ये दोनों होता तो हम इन दोनों के बीच का सेपरेशन निकाल लेते हैं। चलो मान लेते हैं अगर R1 है तो बस सिंपली 1/4πε0 Q0 इंटू Q1/R1 स्क्वायर, ठीक है। पर इसके साथ साथ 1 2 3 और भी ज्यादा चार्जेस है। मान लेते हैं इन दोनों के बीच का सेपरेशन है R2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है R3 और इन दोनों के बीच Q0 और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है R4। तो यहां पर जो चार्ज Q0 है इस पर नेट फोर्स क्या होगा ये समझना चाहते हैं हम लोग। अगर व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पहली बात आपको समझना पड़ेगा जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। Therefore it states that the net force, net force exerted on a given charge मान लो Q0 due to the other charges present in the system is equal to the vector sum of all the forces exerted on that given charge individually by the other charges present in the system। आई नो कुछ भी समझ में नहीं आया, इतना हाईफाई इंग्लिश लिख दिया है कि कुछ भी समझ में नहीं आया आपको, ठीक है। देखो क्या बोल रहा हूं, 1 2 3 4 मल्टीपल चार्जेस है और मुझे निकालना है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन Q0। तो देखो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 1। चलो मान लेते हैं फोर्स F1 हो गया, वेक्टर फॉर्म में ऑब्वियसली 1/4πε0 Q0 into Q1/R1 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली हम ये भी निकाल सकते हैं व्हाट इज द फोर्स ऑन, ऑब्वियसली इस तरफ नहीं होगा, इस तरफ नहीं होगा F1। सिमिलरली हम ये भी निकाल सकते हैं व्हाट विल बी द फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 2, इस तरफ नहीं होगा। मुझे क्या करना है, पर इतना श्योर है कि इट विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। तो और F2 कितना होगा 1/4πε0 Q2 into Q0/R2 स्क्वायर। सिमिलरली हम ये भी निकाल सकते हैं व्हाट विल बी द फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू R3। अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन R3 है तो वो क्या हो जाएगा, F3 is equals to 1/4πε0
Q0 into Q3 by R3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? सिमिलरली हम ये भी निकाल सकते हैं व्हाट विल बी द फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू चार्ज Q4 which is at distance R4 from Q0। वो हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught Q0 into Q4 by R4 का होल स्क्वायर। इस बेचारा छोटा सा बेचारा चार्ज Q0 पे ये चार फोर्सेस एक्ट कर रहा है। देखो F नेट कितना हो जाएगा? F नेट इज इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। ये हम लोग बोलते हैं, यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। इट स्टेट्स दैट द नेट फोर्स exerted on a given charge Q0 due to the other charges present in the system is equal to the vector sum of all the forces exerted on the test charge Q by the individual charges present in the system। अब तो कुछ समझ में आया? इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका कहने का मतलब ये है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर एक्चुअली ये बोलता है कि what the force on charge Q0 due to one charge, the force on charge Q0 due to one charge is not affected by the other charges। मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना है ये अफेक्ट नहीं करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। मतलब कि ये दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है इन चार्जेस का प्रेजेंस से, वो लोग कुछ नहीं करेगा, जैसा है वैसे रहेगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है? और क्योंकि फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए वेक्टर सम। बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है? कितना बच गया? ओ 40 मिनट हो गया। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी टॉपिक पर बेस्ड, कूलम्स लॉ पर और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। ठीक है? ज़्यादा हम रश नहीं करना चाहते हैं, रश बाद में करेंगे, क्योंकि स्टार्ट किए हम लोग। ठीक है? तो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो, मेक योर ओन नोट्स। हम PDF नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, बट मेक योर ओन नोट्स। ठीक है? ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।